नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम कॉपी में। दोस्तों, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, जिसमें हम पढ़ेंगे गुप्ता वंश 275 एडी से 550 एडी। दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि अब धीरे धीरे हम मिडिल हिस्ट्री की तरफ अब हम बढ़ेंगे। अब कुछ ही चीज़ें बची हैं, जैसे कि चोलास हो गए हैं। अभी हम गुप्ता पढ़ रहे हैं, फिर हम सातवाहन पढ़ेंगे, फिर चोलास के बारे में पढ़ेंगे, फिर ऐसे करते करते हम अपने मध्यकालीन भारत में प्रवेश कर जाएंगे और वहाँ से सारी चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे हम गुप्ता वंश के बारे में, और देखेंगे कि इसमें कौन कौन सा राजा इंपॉर्टेंट है और उनकी क्या क्या बातें महत्वपूर्ण है, जो कि प्रश्न बनता है अगर आप लेखपाल, SSC GD या कांस्टेबल, उत्तर प्रदेश कांस्टेबल या किसी भी राज्य का अगर आप ग्रुप C, ग्रुप D, इवन ग्रुप B में भी यहाँ से प्रश्न बनता है। ठीक है, तो यहाँ से आप इन सब चीज़ों को कवर कर सकते हैं और अपना नोट्स बनाते रहिए। तो ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं गुप्ता वंश के बारे में। तो कुछ पॉइंट है, थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। जैसे अभी हम बात करेंगे कि कौन मतलब स्थापना किया, तो सब कुछ हम बात करेंगे, लेकिन अभी कुछ पॉइंट्स है मेरे पास जिनको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पहला पॉइंट जो है वो आपको ये ध्यान रखना है, एक मिनट यहाँ से। पहला जो फर्स्ट पॉइंट जो है वो आपको यह याद रखना है कि विशाखा दत्त की एक पुस्तक है। ठीक है, विशाखा दत्त की एक पुस्तक है, देवी चंद्रगुप्ता और मुद्रा राक्षस। यहाँ से क्या हमें पता चलता है, तो यहाँ से हमें गुप्तों की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो कभी कभी तो ये पुस्तक ही पूछ लिया जाता है कि देवी चंद्रगुप्ता और मुद्रा राक्षस, ये दो किताबें, देवी चंद्रगुप्त प्लस मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस, राक्षस, ये किसकी किताब है? ये तो ये किताब है विशाखा दत्त की, विशाखा दत्ता की ये किताब है। और यहाँ से हमें क्या पता चलता है, तो यहाँ से हमें पता चलता है गुप्तों के बारे में, गुप्त वंश के बारे में। ठीक है, तो अगर आपको गुप्त वंश के बारे में थोड़ा सा कुछ जानकारी लेना है तो आप देविका चंद्रगुप्त पुस्तक और मुद्रा राक्षस जो पुस्तक है उसको आप पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि देविका चंद्रगुप्त ये पुस्तक किसकी है या मुद्रा राक्षस किसकी है, तो बता दीजिएगा कि ये विशाखा दत्त की है। ठीक है, आगे देखते हैं। आप लोग को जैसा कि पता होगा कि हमारे देश में बहुत सारे विदेशी यात्री आते थे। ठीक है, वो आते थे और बहुत सी चीज़ों को ऑब्जर्व करते थे, समझते थे, फिर अपनी पुस्तकों में लिख करके वो चले गए। तो ऐसे ही एक चाइनीज़ यात्री था फाहियान। ठीक है, इसका भी एक, जैसे कि ये चाइनीज़ यात्री जो था फाहियान, इसके भी स्रोतों से हमें जानकारी होती है कि नहीं, गुप्ता वंश था, क्योंकि उसने चंद्रगुप्त जो द्वितीय है के काल में हुई वो भारत आया था। ठीक है, तो चाइनीज यात्री, चाइनीज यात्री क्या नाम है इनका, ये नाम पूछा जाता है, फाहियान, फाहियान। ठीक है, ये किसके टाइम पर भारत आता है, तो ये आता है चंद्रगुप्त द्वितीय। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ये राजा रहेंगे, ये अपने मतलब ये गुप्ता एम्पायर में। तो इनको हम थोड़ा सा देखेंगे, अच्छे से देखेंगे, डिटेल में समझेंगे। ठीक है, अच्छा, और भी कुछ एडिशनल चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। एक मेहरौली में एक पिलर है। ठीक है, उस पर भी कुछ मतलब जैसे कि लिखा गया है, तो वहाँ से चंद्रगुप्त जो प्रथम जो है उसके बारे में कुछ हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, और इलाहाबाद का भी एक लोहे का पिलर है, वहाँ पे हमें समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। तो एक पॉइंट ये याद रखिए कि मेहरौली पिलर, मेहरौली, ठीक है, ये क्या है, मेहरौली पिलर, मेहरौली पिलर। ठीक है, यहाँ से हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है, तो चंद्रगुप्त प्रथम, इसकी जानकारी मिलती है इसके बारे में। और एक और है इलाहाबाद का पिलर, इलाहाबाद का पिलर, यहाँ से हमें किसकी जानकारी मिलती है, तो समुद्रगुप्त की, समुद्रगुप्त। तो इलाहाबाद वाला आप ऐसे याद रखिएगा कि इलाहाबाद में गंगा नदी है, गंगा कहाँ जाके गिरती है, तो समुद्र में जाके गिरती है।
तो यहाँ से हमें समुद्रगुप्त के बारे में हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, और मेहरौली को थोड़ा सा अपना कुछ टेक्निक बना लीजिएगा। ठीक है, मेहरौली म मतलब म से मून, मुँह से मून मतलब चंद्र। ठीक है, तो ऐसे आप याद रखिएगा, चंद्रगुप्त प्रथम, ऐसे याद हो जाएगा। कुछ ना कुछ अपना अपना आपको ट्रिक बनाना पड़ेगा ताकि आपको याद करने में दिक्कत ना हो। ठीक है, अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि, अच्छा चलिए वो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा अभी आपको। पहले आप ये समझ लीजिए कि सिक्कों के जैसे जो, देखिए सबसे पहले आप ये याद रखिए कि गुप्ता वंश ऐसा वंश रहेगा जहाँ पर सिक्के मतलब उन्होंने ज़्यादा चलाए थे। ठीक है, और सिक्कों से ही हमें उनकी जानकारी भी मिलती है। ठीक है, सिक्के से गुप्त वंश का जानकारी मिलता है, जानकारी मिलता है। ठीक है, ओके, तो ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं कि गुप्ता वंश का स्थापना किसने किया था। ठीक है, तो जितना मैंने अभी तक पॉइंट बताया है उनको आप ध्यान में रखिएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। आप प्रीवियस ईयर को भी आप देख सकते हैं अगर विश्वास नहीं है तो। ठीक है, अब हम देखेंगे कि गुप्ता वंश का स्थापना किसने किया था। तो ये नाम जो है श्री गुप्त, इसको अपने दिमाग में एकदम सेट कर लीजिए, क्योंकि इसी को गुप्ता वंश का क्या माना जाता है? संस्थापक माना जाता है। ठीक है, ये महाराजा की उपाधि इसके पास थी, महाराजा इसकी उपाधि थी इसके पास। ठीक है, श्री गुप्ता के पास। अच्छा, इसका एक बेटा हुआ, नाम क्या था इसका? घटोत्कच। ठीक है, ये इसका बेटा था। अभी सन हो गया। इसके पास भी क्या था? महाराजा का उपाधि था। ठीक है, इससे से ज़्यादा इसके बारे में कुछ नहीं देखना घटोत्कच के बारे में। घटोत्कच से फिर हम जब आगे बढ़ेंगे तो इसका भी एक बेटा हुआ। क्या नाम था उसका? इसका नाम था चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, अब ये जो नाम है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी तक तो सब लोग महाराजा की उपाधि रख रहे थे। ये जैसे ही आया, ये महाराजा धीराज की उपाधि ये क्या करता है? ले लेता है। महाराजा धीराज। ठीक है, राज, महाराजा धीराज की ये उपाधि लेता है। ठीक है, अच्छा, और इसने क्या किया, ये थोड़ा सा ये याद रखिएगा आप लोग कि चंद्रगुप्त प्रथम जो था इसने महाराजा धीराज की उपाधि लिया था। ये क्वेश्चन दोस्तों देखिए पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए आप लोग इसको थोड़ा हल्के में मत लीजिएगा। अब जैसे मान लीजिए कि ये इंडिया था, ये तो हम करंट इंडिया बता रहे हैं आपको, लेकिन समझने के लिए समझ लीजिए। ठीक है, मगध था यहाँ पर, फिर आगे कैप्चर हुआ, फिर उसके बाद क्या होगा? जब गुप्ता वंश जब आएगा, अभी तो कुछ तो यहाँ तक थे ना, सीमित थे। अब गुप्ता साम्राज्य जब आएगा तो ये पूरा सब ले लेगा, एकदम पूरा सब, ये पाकिस्तान सब लिए, बांग्लादेश ये सब एकदम लगाए, सब ये कैप्चर कर लेगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ओके, अच्छा, महाराजा धीराज की उपाधि ले लिया चंद्रगुप्त प्रथम। और क्या इंपॉर्टेंट है इसके बारे में? तो और इम्पॉर्टेंट है कि ये गुप्ता वंश का पहला महान राजा था। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और एक पॉइंट है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा कि ऐसे सिक्के इसने निकाले ना जिसपे राजा और रानी दोनों की तस्वीरें थी, यानी कि राजा प्लस रानी की तस्वीर वाले सिक्के, एक तरफ राजा तो एक तरफ रानी। इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें ये पता चलता है कि इसके शासनकाल में मतलब सबको बराबर समझा जाता था, लड़की लड़का सबको बराबर समझा जाता था। ठीक है, तभी ये पॉसिबल था। आगे देखते हैं, आगे हम देखते हैं, इसको याद रखिएगा। समुद्रगुप्त, कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है यहाँ से। समुद्रगुप्त कई बार यहाँ से प्रश्न आया है। ठीक है,
इसको एक तो क्वेश्चन यही बनता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। नेपोलियन, नेपोलियन, ठीक है। नेपोलियन, इसे मतलब क्वेश्चन ये बनेगा कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो आपको ये बताना होगा कि सर भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, क्योंकि समुद्रगुप्त एक ऐसा शासक था जिसने कभी कोई लड़ाई नहीं हारी थी, ठीक है। और ये चंद्रगुप्त प्रथम का लड़का था, ठीक है। अच्छा, हरिशेन जो कि कवि थे समुद्रगुप्त के दरबार में, ठीक है। इसने क्या किया कि इलाहाबाद पिलर पर समुद्रगुप्त ने अपने जीवन में जो भी प्राप्त किया था ना उसको लिखवाया, ठीक है। समझ रहे हैं। ये हरिशेन, हरिशेन नामक ये कौन है, ये कवि हैं। ये कहाँ काम करते थे, तो ये समुद्रगुप्त के दरबार में काम करते थे। तो समुद्रगुप्त क्या करता है कि कहता है कि ऐसा है हरिशेन कि जो भी मैंने अपनी ज़िंदगी में जो भी मैंने अचीव किया है, जो भी मैंने अच्छा अच्छा जो भी कुछ काम किया है, ठीक है, उसको तुम इलाहाबाद पिलर पर लिख दो, ठीक है। तो इलाहाबाद पिलर, पिलर पर इलाहा, एक मिनट ये मैंने गलत कर दिया, इलाहा, एक मिनट, इलाहाबाद पिलर, ठीक है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा कि इलाहाबाद पिलर पर हरिशेन ने समुद्रगुप्त का जो भी जीवन उसने अचीव किया था, जो प्राप्त किया था, उसके बारे में उसने लिखा है हरिशेन ने, ठीक है। अच्छा, गंगा नदी के आसपास की जो 9 राजाओं को इसने हराया था, ये याद रखिएगा, आप लोग ध्यान में रखिएगा। और दक्षिण क्षेत्र के 12 राजा और 18 जनजातीय राजाओं को भी हराया था। एक बात आप देख रहे हैं कि ये दक्षिण में भी पहुंच गया है, समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये भारत है, तो अभी तक तो सब लोग यहाँ मगध था, ये पूरा एरिया सब लोग कैप्चर कर रहे थे। अब देखिए कि समुद्रगुप्त ये दक्षिण में भी अब पहुँच रहा है धीरे धीरे, ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे कि किस प्रकार से जो राजा हैं वो अब दक्षिण में भी अपना आधिपत्य स्थापित करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहाँ से पता चलता है कि ये जो महाशय थे समुद्रगुप्त जी, इन्होंने गंगा नदी के आसपास, गंगा नदी के आसपास, आसपास के 9 राजाओं को, ठीक है, 9 राजा ये हो गए, प्लस दक्षिण के, दक्षिण के कितने 12, ठीक है, प्लस 12 जनजाति, जनजाति, जनजाति और राजा। तो कितने हो गए 9 ये हो गया, 12 ये हो गया, और 12 12 12 24, 24 9 33। सोचिए 33 राजाओं को हराना कोई छोटी मोटी बात नहीं अपने पूरे जीवन काल में। इससे ये पता चलता है कि समुद्रगुप्त मतलब कितना प्रभावशाली था, इसके अंदर कितना पावर था, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं समुद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, सॉरी समुद्रगुप्त कह रहे हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में हम देखेंगे, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय, इसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो है ये समुद्रगुप्त प्लस किसका बेटा था, दत्ता देवी का, दत्ता देवी, ठीक है, दत्ता देवी का पुत्र, ये दत्ता देवी का पुत्र था, ठीक है। कौन, चंद्रगुप्त द्वितीय। अब सोचिए कि समुद्रगुप्त के फादर का नाम क्या था, समुद्रगुप्त के फादर का नाम था चंद्रगुप्त प्रथम, इसका जो बेटा होता है उसका क्या नाम था, चंद्रगुप्त द्वितीय, इसने इसका नाम रख दिया था, ठीक है। अब ये देखिए समुद्रगुप्त कह रहे हैं, ये चंद्रगुप्त द्वितीय जो है ये विक्रमादित्य की उपाधि धारण करेगा, ठीक है। क्यों धारण करेगा, क्योंकि इसने शाक राजाओं को हराया था, और ये वही शाक हैं जो कि काफ़ी मतलब खतरनाक हुआ करते थे, ठीक है। मैंने पिछली वीडियो में बता रखा आप लोगों को, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये क्या करता है, विक्रमादित्य
विक्रमादित्य की उपाधि उपाधि धारण किया। अच्छा, क्यों धारण किया? क्योंकि इसने शाक को हराया था, शाक को इसने हराया था। ठीक है। अच्छा, फिर एक पॉइंट ये है इसमें इम्पोर्टेंट कि वाकाटक राजा रुद्रसेन से अपनी पुत्री प्रभावती से शादी कराया। एक वाकाटक एक राजा थे, ठीक ना, मतलब वाकाटक के वो राजा थे। ठीक है। इस मान लीजिए बहुत बहुत जगह होता है ना, तो ये गुजरात में ही एक कोई मतलब स्थान था वाकाटक, वहीं के एक राजा थे रुद्रसेन। उसने अपनी पुत्री से इसका विवाह कराया था चंद्रगुप्त द्वितीय का। ठीक है। तो जैसे मान लीजिए ये अपना भारत है, अभी तो ये करंट इंडिया है, तो यहीं पर वाकाटक था। ठीक है, स्थान था। और यहाँ के राजा कौन थे? रुद्रसेन। ठीक है, रुद्रसेन यहाँ के राजा थे। और इन्होंने क्या किया कि अपनी बेटी से इनका शादी करा दिया, पुत्री से शादी कराया, पुत्री से शादी कराया। ठीक है। अच्छा, आगे देखते हैं। इसने क्या किया कि पश्चिम के क्षेत्र को पूरा कब्जा कर लिया, पश्चिमी क्षेत्र को कब्जा किया। जैसे मान लीजिए ये भारत था हमारा, तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला, ठीक है, ये वाला, इस पूरा एकदम कैप्चर कर लिया। मतलब अब देखिए कि धीरे धीरे कैसे गुप्ता एम्पायर जो है पूरे भारत में एकदम छा रहा है। ठीक है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कुमारगुप्त प्रथम के बारे में। गुप्ता वंश के संबंधित जो भी ये राजा जो है महत्वपूर्ण, हम उन्हीं के बारे में सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम है, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, ठंडा लग गया। अब हम देखेंगे कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम, ठीक है। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? तो ये ध्रुवा देवी और चंद्रगुप्त द्वितीय का बेटा था। ठीक है, तो ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है कि मतलब किसका बेटा था, बस हाँ ये आप याद रख सकते हैं कि ये चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, और कौन? ध्रुवा देवी का ये कौन था? पुत्र था ये। ठीक है, कुमारगुप्त। और एक जो क्वेश्चन जो पूछा जाता है हमेशा यहाँ से, वो यह क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था? तो वो कुमारगुप्ता ने किया था। ये इस पर स्टार बना लीजिए आप लोग, ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, तो यहीं से गुप्ता साम्राज्य का जो मतलब इम्पोर्टेंट जो शासक जो हैं हमने देख लिया है सब कुछ। और इसके अलावा तो कुछ है नहीं इसमें, क्योंकि हाँ एक पॉइंट और है, यह याद रखिएगा कि अगर पूछेगा तो आपसे ये पूछ सकता है कि गुप्ता वंश का आखिरी राजा कौन था। ठीक है, तो ये नाम आप याद रख सकते हैं, स्कंदगुप्त। ठीक है, ये नाम आप याद रख सकते हैं कि ये आखिरी महान राजा। इसके बाद भी राजा हुए थे सब, लेकिन ये आखिरी ये महान राजा था, स्कंदगुप्त। ठीक है, लेकिन अगर आपसे ये पूछेगा कि आखिरी राजा कौन था, तो वो कौन था? तो वो विष्णुगुप्त था, विष्णुगुप्त। यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि ये विष्णुगुप्त वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। ये विष्णुगुप्त जो हैं ये राजा हैं, और वो जो विष्णुगुप्त थे वो चाणक्य थे। ठीक है, और हम बात कर रहे हैं, अब हम एडी में आ चुके हैं। ठीक है, और वो बीसी में हम बात कर रहे थे चाणक्य की। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। तो ये कौन है? ये अंतिम है, ये अंतिम, इसके बाहर कुछ नहीं है। और एक मिनट देख लूँ मैं थोड़ा। इसके बाहर तो दोस्तों
इसके बाहर तो दोस्तों इसमें कुछ ऐसा है नहीं। कल हम बात करेंगे सातवाहन के बारे में बात कर लेंगे थोड़ा, ठीक है, क्योंकि सातवाहन से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हम देख लेंगे। सातवाहन में ही हम देख लेंगे कि चंद्रगुप्त द्वितीय के जो 9 रत्न थे, जहाँ से प्रश्न हमेशा आता है, तो उसको भी हम कल कवर कर लेंगे। यानी कि सातवाहन प्लस चंद्रगुप्त द्वितीय के जो 9 रत्न हैं उनके बारे में हम कल देखेंगे, और उसके बाद ये हमारा पूरा ख़त्म हो जाएगा। फिर इसके बाद हम पढ़ लेंगे वर्धमान अम्पायर के बारे में, थोड़ा सा पढ़ लेंगे वर्धमान साम्राज्य के बारे में, ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी उसके बारे में देख लेंगे। फिर ऐसे आगे चलते जाएंगे, और फिर अब हम मिडिल हिस्ट्री की तरफ हम मूव कर रहे हैं। तो अब आने वाली जो वीडियो होंगी 2-4 वीडियो के बाद, वो मिडिल हिस्ट्री के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। मिलता हूँ फिर मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।